दिल्ली में भी आप आयरन डोम बनाने की बात कर रहे हो, अब उसमें 4 अगर आप लॉन्चर लगा के 4 रडार लगा दोगे, जहाँ गैप होगा वहाँ से वहाँ घुस से के आ घुस जाएगा। जाएगा। दिल्ली के पास क्या एक आयरन डोम है? उसका जवाब इन पार्ट्स इज़ येस। हमने नेसम क्यों नहीं लिया? बहुत, बहुत, बहुत महँगा सिस्टम है वो और यूएस ने भी हर जगह नहीं डिप्लॉय किया हुआ है। और अभी इनफ एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं हमारे पास डिप्लॉयड, या हमें और ज़रूरत है? तब एयरफोर्स का ये लॉजिक था कि हम ऐसी स्थिति चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हम लो फ्लाई जोन घोषित कर सकें। कितना स्ट्रॉन्गर और रिलायबल है डेविड स्लिंग या इजराइल के आयरन डोम से, क्योंकि उनकी भी कुछ है ड्रॉबैक्स। सैचुरेशन अटैक्स में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन क्या हमारा इंडिजिनस वाला सिस्टम उससे बेहतर परफॉर्म करेगा? मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो चीज़ें बेहतर होंगी और परफॉर्मेंस सही होगा। इंडिया को उस तरह के थ्रेट नहीं, हमारी कैपिटल को कोई नोएडा से दिल्ली पे थोड़ी रॉकेट चला देगा या गाजियाबाद से, है ना। हमको वो थ्रेट नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर आपकी एक नेशनल कैपिटल है और आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं चाइना और पाकिस्तान की तरह, तो ये तो ऑब्वियस चीज़ है कि वो कभी ना कभी यहाँ आना ही चाहेंगे नाश्ते पानी के लिए। कुछ S-400 से बहुत सिमिलर होने की संभावना है, या वो एक मॉडल वो फॉलो करेंगे। करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाली भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में अब डिप्लॉय होने जा रहा है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। किस लिए? ताकि नेशनल कैपिटल को एरियल अटैक्स, ड्रोन्स अटैक से बचाया जा सके। कौन बना रहा है ये प्रोजेक्ट? DRDO, इजराइल की मदद से। पर क्या पहले भी इसी प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली में जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो डिप्लॉय होने जा रहा था? नहीं। पहले जो डिफेंस सिस्टम वॉशिंगटन हाउस की हिफाजत करता था उसे लिया जा रहा था, उसे खरीदा जा रहा था, लेकिन हाई कॉस्ट की वजह से उस ऑफर को ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि कह सकते हैं कि खारिज कर दिया गया, और भारत ने तय किया कि हम अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे मल्टी लेयर्ड, और जो नेशनल कैपिटल में डिप्लॉय होगा। क्या है इंडिया का ये इंडिजिनियस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम? कितना इफेक्टिव है ये बाकी देशों के मुकाबले, और इसे अब क्यों दिल्ली में डिप्लॉय करने की जरूरत पड़ी? इन्हीं सारी बातों पर चर्चा होगी आज के फौजी के एपिसोड में। हाय, मैं रिया हूँ और मेरे साथ है निखिल। तो शुरुआत करते हैं। दिल्ली से थोड़ी दूर बैठे हैं हम लोग, और ये खबर जैसे आ रही है कि एयर डिफेंस वेपन सिस्टम डिप्लॉय होने जा रहा है, बट जैसे हम बात कर रहे थे आपने कहा कि ये बहुत नई चीज लग रही है बहुत लोगों को कि भाई दिल्ली में आयरन डोम, दिल्ली का आयरन डोम वाली बातें आ रही हैं। तो क्या ये सच में ऐसा है कि पहले से इफेक्टिव नहीं था, या अभी ऐसी खबरें चल रही हैं कि अभी दिल्ली का आयरन डोम आया? मैं देता हूँ इस चीज़ का जवाब, लेकिन एक चीज़ मैं अपने पिछले एपिसोड से रिया यहाँ प्लग करना चाहता हूँ। एक रिकॉल, मतलब अगर आप पिछला फौजी जो हमारे व्यूअर्स ने देखा है और ये फौजी अगर हमारे व्यूअर्स देखने आए, तो आप एक चीज़ को मार्क कर सकते हैं कि जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यहाँ आए थे, उनके आने से एक दिन पहले जो हमने एपिसोड पब्लिश किया उसमें हमने कैटेगोरिकली कहा था कि S-500 की डील नहीं होगी, Su-57 की डील नहीं होगी, है ना। और क्यों नहीं होगी उसके लिए हमने अपने कारण दिए थे। आज हम वैलिडेटेड महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो टूर पूरा हो गया है, और इन जो दो बिग टिकट अनाउंसमेंट्स की बात कर रहे थे या मीडिया में खूब चर्चा हो रही थी, उन्हें लेकर हमारी जो राय थी वो सही साबित हुई। तो कहने का मतलब यही है कि हम फौजी की जब तैयारी करते हैं रिया और मैं, तब हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी आपके लिए निकाल के लाएं, और जो बाकी मीडिया स्पेस में जिस तरह की इन्फॉर्मेशन तैर रही है जिसमें से कुछ सही है कुछ उसमें से सही नहीं भी है, उसके बीच में से आपके काम की जानकारी आप तक के पहुंचे जो एक्यूरेट हो, जिसका कोई सेंस बनता हो, क्लिक बेटी ना क्लिक बेटी ना हो। तो मतलब मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि हम मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप तक के सही बात। कहने का मतलब ये नहीं है, हमने पिछले बार भी कहा था कि हो सकता है बात हुई हो, लेकिन पब्लिकली बात नहीं की जाएगी, ना ही कोई अनाउंसमेंट्स होंगे। उसके कारण हमने दिए थे, क्योंकि वैसे एक और चीज़ मैं देख रहा था, शेखर गुप्ता और स्नेश एलेक्स फिलिप बात कर रहे थे द प्रिंट में, तो उन्होंने एक बहुत ही मार्के की बात जो हमसे मिस हो गई, वो ये थी कि पुतिन और नरेंद्र मोदी, ये मतलब एक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बैठ करके S-400 की 2 मिसाइल ले लेंगे, ये बातें नहीं करते हैं। ये जनरली ब्यूरोक्रेट्स और इन सब का काम होता है, उस लेवल पे जाके चीज़ें सीधे फाइनल होती हैं। बट येस, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है अगर उसमें बड़े लीडर्स के दखल की ज़रूरत है तो बातें वहाँ पे भी डिस्कस हो जाती हैं, लेकिन उनको पब्लिक में नहीं आना था, वो नहीं आई। और
अभी इन 2 सिस्टम्स का समय आना बाकी है। तो हमने पिछले बार हमने S-400 पे खूब बात की थी। आज जो रिया ने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो अगेन दिल्ली के एयर डिफेंस के बारे में ही है, या एयर डिफेंस एट लार्ज हिंदुस्तान का क्या है उस बारे में ही है, उससे जुड़ी पिछली स्टोरी भी थी। तो ये एक मुझे पिछले एपिसोड के बारे में आप लोगों से कहना था कि आप फौजी को देखते रहिए, फीडबैक देते रहिए, और हमारी मेहनत पर भी अपनी टिप्पणी दीजिए। आप पूछ रही हैं कि अभी ये IADWS जो वो लेके आए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट के लेवल पे तो नई चीज़ हो सकती है अगर इसकी इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। DRDO ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट भारत डायनामिक को दिए हैं, इजराइल से किसी को साथ में लिया जाएगा, ठीक है, दे कम अप विद अ सिस्टम, मैं मानता हूँ। लेकिन ये चीज़ नई इसलिए नहीं है क्योंकि जब पहला हवाई जहाज़ बना होगा और जब पहली मिसाइल बनी होगी, है ना? ये पिछली सेंचुरी की है, 20th सेंचुरी में ही ये 2 डेवलपमेंट्स हुए हैं, और जब इनका फॉर कॉम्बैट इस्तेमाल हुआ, तब से ही दुनिया सोच रही है इनसे बचने के बारे में कि इनको एंगेज कैसे किया जाएगा। तो प्लेन्स तो बन गए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास बन गए थे, लेकिन कॉम्बैट के लिए यूज़ नहीं होता था। और आप देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एरियल वॉरफेयर खूब हुआ, है ना? उस तब तो डेक बेस्ड फाइटर्स आ गए थे, एयरफोर्स बहुत सारे देशों में जो आर्मी का एक कंपोनेंट निकाल के एयरफोर्स बना दी गई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको प्लेन्स बड़ी संख्या में मिलते हैं, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही पहली बार प्लेन्स एक बड़ी प्रॉब्लम भी बनते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक के क्या हो रहा था कि ऐसे ट्रेंचेस में लड़ाई चल रही थी फ्रांस के मैदानों में, एक तरफ जर्मनी की फ़ौज है, एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस की फ़ौज है, वो लड़ रहे हैं। कोई वो जिसको कहते हैं वो फ्रंट खिसकता नहीं था, कुछ मीटर के लिए, कुछ 100 मीटर के लिए 4 साल लड़ाई चली और लाखों लोग मर गए, उसका हासिल कुछ नहीं हुआ। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर आते-आते लड़ाई ना मोबाइल हुई, है ना? नीचे ज़मीन पे चलने के लिए टैंक्स आ गए, मॉडर्न टैंक्स सेकंड वर्ल्ड वॉर में थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत प्रिमिटिव टैंक्स थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपको अच्छे प्लेन्स भी मिलते हैं, जो बढ़िया परफ़ॉर्म करते हैं, जैसे स्पिटफ़ायर था ब्रिटेन के लिए, या मेसोश्मिट्स 109, या उसका मैं ठीक नाम अभी उच्चारण उसमें गलती हुई, जर्मन्स ने अच्छे प्लेन्स बनाए थे। तो वो लोग प्लेन्स को यूज़ करते थे, और तभी से ये बात चल रही थी कि प्लेन्स को कैसे डिटेक्ट किया जाए। तो पहले क्या था कि पहले बड़े-बड़े ऐसे पर्दे बनाए जाते थे और उनमें भोंपू लगा के आदमी या महिलाएँ, है ना, जो भी एयर डिफेंस कोर के जो लोग हुआ करते थे, उसको लिटरली वो अपने कान से सुनने की कोशिश करते थे कि अब कानों से सुन ले जहाज़ की क्या नाम, जो इंजन की आवाज़। आवाज़ है, क्योंकि प्रोपेलर एयरक्राफ्ट होते थे, बहुत आवाज़ करते थे वो। विजुअल कन्फर्मेशन कि जैसे पहले नाइट फ्लाइंग का उतना कॉन्सेप्ट नहीं था। तो अगर हवा से हमला होगा तो दिन में होगा, क्योंकि हुँ, पायलट को भी तो देखना है अपना टारगेट, हुँ। वो विजुअली देखता था, है ना? उनके पास एक हल्का एक रेडियो था, तब उनके पास भी कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रडार नहीं थे। तो ज़मीन पे भी जो स्पॉटर्स बैठे हुए हैं, वो मतलब जो बहुत एक बड़ी कोर बनाई, जब ब्रिटेन फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था, तो उन्होंने बहुत सारे सिविलियंस को उसमें शामिल किया, स्पेशली जो कोस्ट, क्योंकि ब्रिटेन पे कोस्ट से ही चैनल की तरफ से हमला आता था, क्योंकि फ्रांस तो जर्मन्स के कब्जे में था। तो वो देखते रहते थे, वो नॉर्मल अपनी लाइफ में हो सकता है कोई मैकेनिक हो, कोई कुछ हो, उसका काम है ध्यान रखना, हुँ। आसमान में कोई आवाज़ आती है क्या? तो वो लोग फिर कॉल करते थे ब्रिटिश एयरफोर्स को, है ना, रॉयल जहाज़ आ गया, एयरफोर्स को, जहाज़। है ना, कि तो और अगर जो चीज़ 2 या 3 लोग कंफर्म कर रहे हैं, तो उससे उनको अंदाज़ा, और उनको कुछ उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, बाइनोकुलर्स दिए थे, कुछ वो एयरक्राफ्ट्स आइडेंटिफ़ाई कर पाते थे, कुछ वो अंदाज़ा लगाते थे ऑल्टीट्यूड का, कि कितनी ऊँचाई पे होगा, कुछ स्पीड का, मतलब उनको एक जनरल ट्रेनिंग थी, और फिर मल्टीपल सोर्सेज़ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही। फिर जो रॉयल एयर फोर्स का जो एचक्यू था, वहाँ पे बैठ कर के वो लोग फिगर आउट करते थे। इस इन्फॉर्मेशन को फिर फ़िल्टर करते थे और फिर एक सॉल्यूशन निकालते थे कि क्या ये एक क्रेडिबल थ्रेट है? क्या हमें अपने फाइटर्स को लॉन्च करना चाहिए? लॉन्च करेंगे तो वो हमें आसमान में कहाँ मिलेंगे? टाइम टेकिंग ब्रिटेन के प्रोसेस कोस्ट बहुत। पे। तो ये शुरुआती कोशिशें थी, मतलब हवाई जहाज़ को एंगेज करने की, लेकिन फिर रडार आया, है ना? सेकंड वर्ल्ड वॉर के फैग एंड पे डाउडिंग सिस्टम था, जहाँ तक कि मैं समझ रहा हूँ, डाउडिंग ही उनका नाम था। तो और उसने बढ़िया परफ़ॉर्म किया, है ना? जर्मन्स को ये अंदाज़ा नहीं था कि जर्मन्स बड़े एडवांस थे अपने यू नो टेक्नोलॉजी पे, उनकी बड़ी पकड़ थी। जैसे आज यूएस की है या चाइना की है मैन्युफैक्चरिंग में, उस ज़माने में जर्मन्स की मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी साख थी, और जो कटिंग एज टेक जैसे मिसाइल्स, रॉकेट्स, प्लेन्स, इन सब पे बड़ा हाथ चलता था। रडार नहीं फिगर मतलब कोशिश कर रहे थे, फिगर आउट नहीं कर पाए थे। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने रडार का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया,
टू डिटेक्ट जो जर्मन असॉल्ट्स, और फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे उसका प्रोलिफरेशन हुआ, कॉम्बैट यूज़ उसका इस्तेमाल हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ही हिंदुस्तान जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी उसमें भी रडार, क्योंकि इनको भी तैनात किया गया था, तो इनको शुरू शुरू में क्या है, अब हम गुलाम थे, है ना, और हम लोग ना सब्जेक्ट्स थे, हम सिटीजन्स तो थे नहीं। तो ब्रिटिश लोगों को लगता था कि यार ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसको तो हम यूज़ कर लें, है ना, और इनको जब लास्ट में बताएंगे या अभी इनको कि बताने ऐसा की भी कुछ ज़रूरत हो नहीं, सकता थोड़ा सा दूर दूर रखते थे कि ये अभी वहाँ पहुँचे नहीं है ना, इनको थोड़ा सा और करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली वो इतना बड़ा कैंपेन था कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स के लोग भी रडार टेक्नोलॉजी से मतलब वो भी फेमिलियर हुए, उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन फिर जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो फिर उनको लगा कि यार स्पेशली ब्रिटिश थिंकिंग ये थी कि इंडियन थिएटर में रडार की उतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूरोप वगैरह के काम की चीज़ें हैं। तो उन्होंने जितना इक्विपमेंट वो लेके आए भी थे, वो अपना पैक करके वो वापस ले जाने लगे, उसकी पूरी लिस्ट फिस्ट बनने लगी। ये अचिन गुप्ता अपने एक बहुत अच्छे आर्टिकल में लिखते हैं, जो एयरफोर्स के इतिहास पे बहुत अच्छा काम है उनका, हिस्टोरियन है वो इंडियन एयरफोर्स के, बहुत बढ़िया। और उनकी वेबसाइट का मैं लिंक लगा दूंगा यहाँ पे। तो ब्रिटिश अंडरस्टैंडिंग तो ये थी आज़ादी के पहले कि मतलब इस थिएटर में उनको इतना एडवांस वो टेक्नोलॉजी लगा उस ज़माने के हिसाब से। लेट 40s में जब आज़ादी आ रही थी तब रडार एक बहुत ही बड़ी चीज। क्रांतिकारी चीज़ थी कि आसमान में कोई कैसे देख सकता है दिन और रात में। ये पैक वैक करके ले जाने के उसमें थे, लेकिन रॉयल इंडियन एयरफोर्स में जो इंडियन ऑफिसर्स थे वो जानते थे कि ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर के हिसाब से है ना। तो उन्होंने मतलब उसको स्क्रैम्बल करने की कोशिश की कि जो बच जाए सो बच जाए। उन्होंने गवर्नमेंट से बात करने, मतलब जो जो उस टाइम हो सकता था, जितनी चीज़ें वो हिंदुस्तान में बचा ले गए, वो स्किल को उन्होंने प्रिजर्व करने की कोशिश की। गवर्नमेंट को उन्होंने बताया कि भाई इस तरह की चीज़ें हमको लेनी पड़ेगी, लेकिन अब आज़ादी के टाइम पे क्योस था। हर चीज़, फोर्सेस के भी दो टुकड़े हो रहे हैं, कुछ सामान ब्रिटेन जा रहा है, कुछ ईस्ट पाकिस्तान, कुछ वेस्ट पाकिस्तान, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो जो 1947-48 में जो हमारे पास में रडार्स कुछ रहे भी होंगे, कुछ इक्विपमेंट होगा, हम बहुत उसका नहीं यूज़ कर पाए, है ना। हम उस हिसाब से तैयार नहीं थे, जो पहली लड़ाई में हम रडार्स नहीं यूज़ कर पाए। फिर उसके बाद में मिड 50s में पहली बार ऐसा होता है कि सिग्नल यूनिट्स बनना चालू होती हैं। तो सिग्नल यूनिट्स को यही काम था, है ना, उनको रडार स्क्वाड्रन्स आए एयरफोर्स में और फिर उनका काम था स्कैनिंग द स्काई। तो पहला दिल्ली में आया, फिर उसके बाद धीरे 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 उन्होंने रडार्स पर इंडक्ट करते गए, जो उस टाइम पे इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि यूएस जो सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी जहाँ से आती थी उसका थ्रस्ट पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान था। के सारे। और इंडिया को भी मतलब सोवियत यूनियन से अपनी दोस्ती बनाने में ना टाइम लगा। ऐसा नहीं था कि 1947 में हम आज़ाद हुए सीधे सोवियत से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो होते होते लेट 60s 70s में फिर वो दोस्ती पक्की हुई है। मैं बात कर रहा हूँ मिड 50s की, टाइम लगा। अगेन 65 वॉर में 62 वॉर जब हमारी चाइना के साथ में हुई, तो उसमें भी कोई बहुत, उसमें तो एयरफोर्स उस तरह से इंगेज भी हमने नहीं की, और उसमें भी 62 में इनको समझ में आया कि नहीं यार, रडार्स एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हमको फ्यूचर में करना पड़ेगा, ये आगे, क्योंकि वो लड़ाई हम हार भी गए थे। तो 65-71 इन दो लड़ाइयों में आपको रडार्स प्रोफेशनली इंडियन एयरफोर्स यूज़ करते हुए मिलती है, और उसका इस्तेमाल दोनों तरीके से किया जाता है। एक बेसिक होता है जिसको कहते हैं बेस डिफेंस। मान के चलिए एक एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ पे आपके कुछ हाई वैल्यू एसेट्स हैं, आपके एयरक्राफ्ट हैं, कुछ मिसाइल्स आपने रखी हुई है वहाँ पे दुश्मन को टारगेट करने के लिए। ऑब्वियस सी चीज़ है कि जैसे हमको पता है कि भाई से चकलाला उनके कैपिटल के पास में एक एयर बेस है, या नूर खान है, हमको पता है ना कि वहाँ पे एयर बेस है, तो ऑब्वियसली एक लड़ाई की स्थिति में तो हम उनको हिट करना चाहेंगे। वैसे पाकिस्तान या चाइना या कोई दूसरा दुश्मन, उन्होंने हमारे एसेट्स को मैप किया हुआ है, तो हम उस बेस को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो हम उसके एयर डिफेंस की हमने तैयारी हमेशा, तो इसको हम कहेंगे बेस डिफेंस। एक टेरिटोरियल डिफेंस भी होता है कि एक बड़े एरिया को आप एक रडार शील्ड दो। जैसे वेस्ट में पाकिस्तान है, तो क्या आप अंबाला से लेके जैसलमेर तक के एक रडार वॉल बना सकते हैं, है ना। सेम आप ऊपर लद्दाख से लेकर के क्या अरुणाचल तक के अरुणाचल प्रदेश तक, एक एरे ऑफ रडार्स बना सकते हैं जो थ्रेट्स को पूरे टाइम स्कैन करते रहे। तो गुजरात ये वाली साइड भी। होते 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 जैसे जैसे हमारे पास में पैसा आया, जैसे जैसे हमको वो ज़रूरत महसूस हुई, हमने धीरे धीरे वहाँ पे कदम बढ़ाए।
तो ये जो बेस डिफेंस वाली चीज है ये इंडिया में हमेशा से रही है ना। मिड 60s से सरफेस टू एयर मिसाइल्स SA-2 जो मिसाइल्स है वो हमारे पास में आने लगी। रडार हमने सोवियत यूनियन से लिए, कुछ हमने वेस्ट से भी लिए। तो ये तो आपका 60s 70s से हमारे पास में रहा। जिस चीज की आप बात कर रहे हो कि नेशनल कैपिटल के लिए एक डेडिकेटेड एयर डिफेंस कवर हो, है ना, जो जिसकी तुलना आयरन डोम से हो सके, या जिसकी तुलना आप नेसैम जो वॉशिंगटन में लगा हुआ हो, है ना, तो वैसा जो IACCS अभी उसके सबसे क्लोज चीज है, हाँ। जो इंडियन एयरफोर्स का एक तरह से एयर डिफेंस उनका आते कह लीजिए नेटवर्क है ना, सिस्टम है। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज से शुरू हुआ था। हुआ क्या, किसी लड़ाई की वजह से नहीं हुआ था। 1990, अभी हम दिसंबर में बात कर रहे हैं 2025 में, आज से 30 साल पहले 1995 में 17 दिसंबर की रात थी जब एक AN-26 कार्गो एयरक्राफ्ट था लातविया का, जो उड़ता हुआ आया हिंदुस्तान। उसने वेस्ट बंगाल में पुरुलिया में आर्म्स ड्रॉप किए और वो निकल गया। हाँ। अब वो तो आया और उसने कब वो आर्म्स ड्रॉप किए और चला, मतलब वो अनचैलेंज्ड आ भी गया और चला भी गया। और पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप के बाद में और बड़ी किरकिरी हुई दुनिया भर में हिंदुस्तान की कि यार ये किस तरह का देखो देश है जहाँ पे कोई भी आकर के आर्म्स ड्रॉप करके, और आज भी वो चीज़ बहुत पब्लिक नहीं है कि एग्जैक्टली उसके पीछे कौन लोग थे, इधर उधर इसका उसका नाम लेते रहते हैं, चलती रहती है सुनवाई उसकी। तो 1995 में जब ये पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप का केस हुआ, उसके बाद में फिर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठा और उनको एक काम दिया गया था कि आप ये देखिए कि कैसे इसको कैसे फिक्स किया जाए। तो उनका जो पहला रिकमेंडेशन था उनका यही था कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए एयर कमांड एंड कंट्रोल के लिए। और तब हम उतने टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं थे, तब उन्होंने ये कहा कि आप खरीद दो, और 5 सिस्टम्स के लिए उन्होंने 558 करोड़ रुपए भारत सरकार ने फिर अप्रूव भी किए। ठीक है, और ये बात है आप लगा लीजिए 1995 में वो रिपोर्ट आती है, तो ये लेट 90s मतलब उसी दशक में आखिरी में तो 585 करोड़ आ गए। तो एयरफोर्स ने क्या किया, एयरफोर्स ने ये काम एयरफोर्स को ही मिला कि आप दुनिया भर के सिस्टम सब स्टडी कीजिए, कोई अमेरिकन सिस्टम लेना है, सोवियत सिस्टम लेना है, क्योंकि पहले क्या था हमारे पास में, एक रडार है एक लॉन्चर है ना, ये हमारे पास में 60s से है। रडार पे क्या एक ऑपरेटर बैठा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये देख रहा है, और कोई इस रडार पे अगर उसको कोई थ्रेट मिलता है वो अपने कमांडर से पूछेगा, मारना साहब, उन्होंने फायर किया, वो थ्रेट न्यूट्रलाइज हुआ, जो भी एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, कुछ है। यहाँ पे दूसरा रडार है, वहाँ पे तीसरा। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये तीनों रडार्स आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं रियल टाइम में। वायरलेस तो पहले भी था, दिल्ली वाला तो मुंबई को फोन करके बता ही सकता है कि भैया यहाँ पे आ रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही रियल टाइम में, एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की तरह पे ये हमारे सारे एसेट्स परफॉर्म नहीं कर पाते थे कि हमारे भाई रडार आर्मी के पास है, एयरफोर्स के पास है, नेवी के पास है, सेम सरफेस टू एयर मिसाइल्स तीनों सर्विसेज के पास में है ना, AD गन्स आर्मी के पास हैं ज़्यादातर, कुछ उसमें से एयरफोर्स के पास भी है। ये सब एक सिस्टम में प्लग नहीं थी, है ना, ये सब एक साथ खतरे को देख नहीं सकती थी, एक साथ खतरे को एंगेज नहीं कर सकती थी। तो जब पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप हुआ तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि यार एंगेज तो बाद में होगा, हमको पहले पता तो चले कि कोई आ रहा है। रडार्स हमारे पास में हैं, उसमें कुछ गैप्स हो सकते हैं, हम नए रडार्स ले सकते हैं, लेकिन हमें एक नेटवर्क की, एक सिस्टम की भी तो ज़रूरत है। दिल्ली में भी आप आयरन डोम बनाने की बात कर रहे हो, अब उसमें 4 अगर आप लॉन्चर लगा के 4 रडार लगा दोगे, जहां गैप होगा वहां से घुस के आ जाएगा। जब तक कि ये सारे रडार्स एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तब तक के वो 360 कवरेज आपको मिलेगा नहीं। तो पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप के बाद में IACCS की बात शुरू होती है, एयरफोर्स देखना चालू करती है पूरे दुनिया में कि यहाँ से ले लेते हैं, वहाँ से ले लेते हैं, और फिर एयरफोर्स को स्ट्राइक करता है यार, ये मिड 90s की बात है, तब .com रेवोल्यूशन चल रही थी और ज़्यादातर वो इंडियन इंजीनियर्स थे जो US में जाके काम कर रहे थे और बढ़िया डॉलर्स भेज रहे थे। तो एयरफोर्स को लगा कि यार ये सॉफ्टवेयर बूम का फ़ायदा हम भी तो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हार्डवेयर आपके पास में है, नेटवर्क आपको बनाना है ना, और फिर आपको एक कोड लिखना है जो परफॉर्म करे, तो वो हम दूसरों के लिए तो कर ही रहे हैं। तो फिर ये आइडिया आया कि जो इंडियन टैलेंट है सॉफ्टवेयर का, ये सब मैं अचिंत गुप्ता के हवाले से बता रहा हूँ, उसको कैसे यूज़ किया जाए।
और फिर वहां से फिर ये आइडिया बना 2002 में जाके फिर IACCS सेल बनती है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए एक सेल बनाई जाती है एयर हेडक्वार्टर में। और पहले IACCS पहले सेल बनी, फिर डायरेक्टरेट बना और उसको अब 2020 में उसका नाम बदल के डायरेक्टरेट ऑपरेशनल नेटवर्क्स हो गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने विद टाइम कुछ हार्डवेयर खरीदा, कुछ सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी लिए, कुछ सॉफ्टवेयर इंडिया में लिखाए गए और जितने भी सारे सिस्टम्स थे उनको ऑनबोर्ड लिया और हमको एक नेटवर्क की ज़रूरत थी। तो 2010 में एफनेट आया इंडिया में, है ना। एक बाकी 2 सर्विसेज का भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा काम एयरफोर्स को पड़ता है, तो मैं एफनेट बेसिकली इंडियन एयरफोर्स का अपना इंटरनेट है, हाँ। या इंट्रानेट है। उनके सारे जो एसेट्स हैं, उनके सारे बेसेस हैं, है ना, उनका सब इक्विपमेंट एक उस पर काम करता है और उनके पास सब है। उनके पास में केबल्स भी उनकी बिछी हुई हैं, ऑप्टिकल फाइबर। उनके पास में डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हैं जो स्पेसिफिकली एक बैंडविड्थ पे एयरफोर्स के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं या बाकी सर्विसेज के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। और फिर उनके पास रेडियो टावर्स भी हैं। तो इससे मिलके उनका एफनेट बनता है और एफनेट आने के बाद में फिर फाइनली उनके पास वो बेस बनता है कि अब हमारे पास एक इंटरनेट है। जैसे आज स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, है ना, स्मार्ट डोर, स्मार्ट होम आया है, ये काम सब इंटरनेट पे कर रही है। ये मोर और लेस यही लॉजिक इस्तेमाल होता है IACCS में जो एयरफोर्स करती है। एक एफनेट है, नेटवर्क है उनके पास में कम्युनिकेट करने के लिए, उसी पे उनके जेट्स हैं, उसी पे उनके रडार्स हैं, उसी पे उनके लॉन्चर्स हैं, उसी पे उनके कमांड पोस्ट हैं, उसी पे उनका एयर हेडक्वार्टर है या कमांड्स हैं, अलग अलग वेस्टर्न एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, या फिर जो उनके और बाकी विंग लेवल, फ्लाइट लेवल या बेस लेवल पे। तो IACCS की कल्पना फिर वैसे आती है। IACCS इज अप एंड रनिंग। उसका हम बार बार जिक्र करते हैं। सबसे शानदार उदाहरण आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि किसी चेतावनी के साथ में तो नहीं आया था, है ना। किसी ने हम पे अटैक किया, पाकिस्तान ने, हमने उन पर किया, उसके बाद में फिर एक एरियल वॉरफेयर हुआ और उसके बाद दोनों एक दूसरे पे मिसाइल्स चलाने लगे, है ना। हमने जहाँ हिट करना था और फिर उन्होंने भी हिट करने की कोशिश की। इसके लिए प्रेपरेशन के लिए बहुत टाइम एयरफोर्स को नहीं मिला था या आर्मी को नहीं मिला था, लेकिन फिर भी कुछ अनलकी इंसिडेंट्स है। जम्मू के, मैं उस टाइम जम्मू में था, जम्मू शहर में कुछ गिरे, जम्मू के बाहर बाईपास के पास 2-3 जगह गिर गई। हाँ, और पुंछ में तो शेलिंग हुई थी रिया। हाँ, वहाँ मिसाइल्स नहीं गिरी थी, है ना। पुंछ में तो शेल्स गिरते थे, आर्टिलरी शेल, जिसको जो तोप का गोला होता है। पुंछ, राजौरी, जो पास के जो LC के पास की जगह है ना, वहाँ पे। जम्मू में शेल्स से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स, ये वाली चीज़ें थी जो जम्मू में गिरे हैं। तो आप अगर इस चीज़ को आप छोड़ दो तो ज़्यादातर जो हवा के रास्ते जो चीज़ें, प्रोजेक्टाइल्स आए हैं, ड्रोन्स आए हैं, मिसाइल्स आई हैं, वो इंडिया ने सक्सेसफुली इंगेज किया। हाँ। और उसका कारण यही था कि हमारा जो IACCS था उसने स्पेक्टैकुलरली परफॉर्म किया। तो जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था कि क्या दिल्ली में किसी तरह, क्या दिल्ली के पास अभी एक एयर डिफेंस, क्या एक दिल्ली के पास क्या एक आयरन डोम है, उसका जवाब इन पार्ट्स इज यस। लेकिन जो आपने पूछा कि क्या एक नए सिस्टम पे बात हो रही है, उसका जवाब भी हाँ है। वो एक नेसैम या आयरन डोम जैसे सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। पर हमने नेसैम क्यों नहीं लिया? तो सिर्फ वो कॉस्ट ही था फैक्टर। ऑब्वियसली कॉस्ट, मतलब नेसैम प्रोहिबिटिव कॉस्ट है उसका, बहुत 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 महंगा सिस्टम है वो। और US ने भी हर जगह नहीं डिप्लॉय किया हुआ है। और नेसैम और आयरन डोम बहुत पास की टेक्नोलॉजीज हैं। आप US के अलावा जिन कंट्रीज ने नेसैम लिया वो सारी मतलब बहुत अमीर कंट्रीज हैं। इंडियन एयरफोर्स को या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको यही लगा होगा कि एक, मतलब अगर हम सिस्टम खरीदते हैं से नेशनल कैपिटल के लिए, और उसकी जगह हम अपने इंडिजिनस, जैसे IACCS है, आर्मी के पास आकाश तीर है, नेवी के पास भी अपना त्रिगुण है, तो उन्होंने कहा इस तरह के सिस्टम्स हम डिप्लॉय करते हैं तो क्या पता हम एक जो दिल्ली के लिए ले रहे हैं उस कॉस्ट में हम दिल्ली भी कवर करें, मुंबई भी कवर करें, कलकत्ता भी कवर करें, है ना, गोइंग फॉरवर्ड चेन्नई भी करें। चेन्नई का इसलिए बाद में आता है क्योंकि चेन्नई वैसे भी समंदर से उसको एक कवर मिला हुआ है। और अभी इनफ एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं हमारे पास डिप्लॉयड, या हमें और ज़रूरत है? जैसे कुछ प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा आता है कि उसमें भी कहते हैं कि हम स्क्वाड्रन्स कम नहीं करेंगे, हमें नीड है क्योंकि उतनी कवरेज नहीं है पूरे, अगर बॉर्डर के हिसाब से भी देखा जाए, कोस्ट लाइन के हिसाब से भी देखा जाए।
सो क्या हमें और एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है और इंडिजीनियसली बनाने की ज़रूरत? देखिए, एयर डिफेंस किस तरह का चाहिए आपको, ये समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको खतरा किस तरह का है। हुँ, पहला खतरा जो मतलब एक सबसे ऑब्वियस चीज़ तो यही है कि कोई एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ आ जाए हुँ। से, क्योंकि हम दिल्ली में हैं, दिल्ली हम तो नोएडा में हैं। हाँ भाई, दिल्ली में बिल्डिंग किराए से लेने के लिए बहुत पैसा लगता है, हम नोएडा से काम करते हैं। बताना दिल्ली पड़ता है। हुँ, तो दिल्ली क्योंकि बॉर्डर से अंदर है तो इतने दूर तक के या तो कोई एक लॉन्ग रेंज मिसाइल आएगी, अगर हम चीन और पाकिस्तान को थ्रेट मानते हैं, या तो कोई एयरक्राफ्ट आएगा। ये 2 थ्रेट्स हुए आपके, है ना? और मॉडर्न ड्रोन्स आ सकते हैं। तो अब इन मिसाइल को एंगेज करने के लिए अलग टेक्नोलॉजी है, स्पेशली अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल है तो। ड्रोन्स को एंगेज करने के लिए अलग टेक्नोलॉजी है, एयरक्राफ्ट्स को एंगेज करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी है। कौन कितने दूर से आ रहा है, किसका साइज़ कितना बड़ा है, किसकी ट्रेजेक्टरी क्या है। अलग-अलग टेक्नोलॉजी इसलिए क्योंकि बात एयर डिफेंस की है, हुँ, लेकिन तीनों को एंगेज करने के लिए अलग-अलग सॉल्यूशन की ज़रूरत है। बैलिस्टिक मिसाइल एक स्टीप एंगल पे आपके पास आएगी, है ना? जैसे न्यूक्लियर हमला लोग हाँ, कहते हैं जो, वो बैलिस्टिक मिसाइल से होगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या करोगे? तो आपको फिर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की ज़रूरत पड़ेगी। एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत, हवा से ही आ रहा है खतरा, पर एयरक्राफ्ट ऐसे उड़ के आता है, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे ऐसे आ आएगी। रही है। तो आपको उसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो इंडिया में एक इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, है ना, आईबीएमडी, इसके लिए बहुत पहले से, जब M11 मिसाइल्स पाकिस्तान को मिल गई चीन से, हुँ, तब इंडिया ने देख लिया कि पाकिस्तान के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। 1995 की ये बात है हुँ, कि इंडिया ने देख लिया कि पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइल्स आ गई हैं जो कल को हिंदुस्तान को, ज़रूरी नहीं है हमेशा कैपिटल में, इंडिया के बड़े शहरों को स्ट्राइक कर नुकसान। सकती हैं, है ना? क्योंकि बड़े पॉपुलेशन सेंटर्स को ही आप न्यूक्लियर बॉम्ब डेज़र्ट में फोड़ के तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर हमने काम शुरू किया बैलिस्टिक मिसाइल बीएमडी सिस्टम पे, 1995 में आया। 2019 में इसका फेज़ 1 जो एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन है, वो पूरा हो गया एंड इट इज़ अप एंड रनिंग। एक फेज़, और ये ज़्यादातर पाकिस्तानी पाकिस्तान के मिसाइल्स लिए। को एंगेज कर सकता है। इसका एक फेज़ 2 है जो एक्सो एटमॉस्फेरिक, मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस में ही हिट कर ले, जो बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल्स गिर रहे होंगे, जो चाइनीज़ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। जो हो सकता है कल को हमारे खिलाफ यूज़ हो, उस पर काम चल रहा है। गोइंग फॉरवर्ड वो भी आ जाएगा। तो एक उससे आप एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्या दिल्ली के पास है? उसका जवाब है हाँ, 2019 से है। क्या अब जो जो दूसरी चीज़ है कि क्या जो लॉन्ग रेंज से आने वाले प्रोजेक्टाइल्स या एयरक्राफ्ट्स या ड्रोन्स, उनके लिए सिस्टम हमारे पास में है? उसका जवाब भी एक चीज़ में मैंने दे दिया कि आईएसईसीएस अगर हुँ, आपका काम कर रहा है, आपने सिंदूर में देख भी लिया, हिसार के ऊपर एक मिसाइल हमने न्यूट्रलाइज़ की थी उनकी, तो वो भी आपका काम कर रहा है। और ये अलग-अलग लेयर्स में काम करता है। बैलिस्टिक एक स्ट्रैटेजिक थ्रेट को एंगेज करने के लिए वो आपने अलग रख दिया। पहला लेयर है लॉन्ग रेंज। पाकिस्तान सोचिए अगर अपनी वेस्टर्न बॉर्डर से कोई थ्रेट, कोई मिसाइल ही चला देता है या कोई एयरक्राफ्ट उसके टेक ऑफ करते हैं, उतनी दूरी पर उसको ट्रैक करना, पहचानना, ट्रैक करना और एंगेज करना, इसके लिए आपको एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल चाहिए। आपके पास में S-400 है। है पहले से। 3 रेजिमेंट्स आपके पास में हैं। इससे पहले भी हमारे पास लॉन्ग रेंज रही हैं, है ना? इससे प्रायर वर्जन्स रहे हैं। अब सबसे मॉडर्न हमारे पास में S-400 है, जिसको हमने यूज़ भी किया था। जब S-400 लिया जा रहा था, तब इस बात को लेकर के बड़ी बात थी कि इतना लंबा, इतने लॉन्ग रेंज सिस्टम की क्या, क्योंकि हमारे पास में आकाश था। हाँ, आकाश। इंडिजिनियसली हमने आकाश बना लिया था। कुछ लोगों ने पूछा जब आकाश आपने बनाए है, 40-45 किलोमीटर तक आकाश काम करता है, शॉर्ट रेंज। तो ये इसी में थोड़े से पैसे लगाओ, इसको लॉन्ग रेंज करो, 100-150 पे लेके जाओ, आपको 400 किलोमीटर की क्यों चाहिए? तब एयरफोर्स ने किसी से कहा, तब एयरफोर्स का ये लॉजिक था कि वन, हमको पाकिस्तान के ऊपर, हम ऐसी स्थिति चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हम लो फ्लाई जोन घोषित कर सकें, हुँ, कि आपका कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ना करे, जो सिंदूर में हुआ। फिर डे 2 डे 3 वो लोग नहीं आए। दूसरा उन्होंने कहा कि कई बार रिफ्यूलर्स, एवैक्स, जो हवा में उड़ता हुआ कमांड पोस्ट होता है, ऐसे टारगेट्स कभी बॉर्डर के पास उड़ते नहीं हैं, वो हमेशा डीप इनसाइड द टेरिटरी होते हैं, और ये फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। एक एयरक्राफ्ट जिसको नीचे आना पड़ेगा फ्यूल लेने के लिए, अगर उसको हवा में फ्यूल मिल जाए, तो और ज़्यादा बेहतर। तो वो कितनी सॉर्टीज और भर सकता है।
या कितना टाइम और ज़्यादा स्पेंड कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए एयरफोर्स का था कि हमको इस तरह की चीज़ों को हिट करने के लिए भी मिसाइल हमको पास होनी चाहिए। S-400 आया, और आया तो आप देखिए एवैक्स हमने वेस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर हमने एंगेज किया था। तो उसके 400 किलोमीटर के मीडियम रेंज जो 100 किलोमीटर है उसके लिए हमारे पास में बराक है। बराक सिस्टम्स नेवी बहुत यूज़ करती है। नेवी के लिए भी एक एयर डिफेंस नेवी के लिए भी एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो शिप चल रहा है, शिप को एंगेज करने के लिए दूसरा शिप आए, हाँ। और शिप्स बड़े स्लो होते हैं, मतलब आप लैंड या एयर से कंपेयर करेंगे तो शिप्स को खतरा ना आसमान से होता है कि कोई दूसरा शिप उनके ऊपर मिसाइल चला दे या दूसरा एयरक्राफ्ट उनको एंगेज कर ले। तो जितने भी आप नेवी के शिप्स देखते हैं वो हमेशा अपने साथ बहुत सारी सैम्स लेके चलते हैं कि उनको ऊपर ऑब्वियसली टॉर्पीडोज भी लेके चलते हैं, है ना, बॉम्ब्स भी लेके चलते हैं जो सबमरीन्स को एंगेज करने के लिए काम करते हैं, लेकिन उनको वो बहुत सारे सैम्स लेके चलते हैं साथ में कि भाई हमको इधर से सेफ रहना है। तो वो सिस्टम, और इसीलिए त्रिगुण है नेवी के पास में, उनका अपना सिस्टम है 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, फिर एक शॉर्ट रेंज है 35 किलोमीटर तक के। शॉर्ट रेंज में आपका आता है आकाश मिसाइल, जो इंडिया में आपने बनाया है खुद। एक स्पाइडर सिस्टम हमने इजराइल से लिया हुआ है, और स्पाइडर ही वो सिस्टम था। आप याद कीजिए बालाकोट स्ट्राइक के बाद में जब अगले दिन पाकिस्तान ने फिर किया था, है ना, जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की और हमने उनको पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स को एंगेज किया, तो हमारा अपने एक हेलीकॉप्टर हमने हिट कर दिया था। वो ब्लू एंड ब्लू था, इंडियन एयरफोर्स की ही एक मिसाइल से एक मी-17 क्रैश किया था, तो वो स्पाइडर सिस्टम से हुआ था। तो ये, और फिर उसके बाद फिर जो 30-35 किलोमीटर के भी नीचे वाला जो रेंज है या जो और क्लोज है, तो वहां पे ज्यादातर फिर आर्मी की एडी गन्स, जो लेजर से ही, लेजर नहीं, अच्छा लेजर नहीं, वो नॉर्मल गन्स होती हैं। नॉर्मल की आप जम्मू से ही हो, जम्मू के आसमान पे जो वो गुलाबी, वो जो 73 वाली वो वाली बात कर रहे हो क्या? हाँ, जो शिल्का है ना, शिल्का। या फिर ये जो L-70 गन्स हैं, जो 2 नाल वाली जो गन्स हैं, वो, और जिनके जो ट्रेसर राउंड्स वो चलाते हैं, जिस आसमान में ट्रेजेक्टरी भी उसकी दिखती है, जो आप ज्यादातर देख रहे थे सिंदूर के टाइम पे पंजाब के आसमान में, श्रीनगर के आसमान में, जम्मू के आसमान में, तो वो जो आपको स्ट्रीक दिखती थी, वो लाल लाल बुलेट्स, वो ज्यादातर आर्मी एयर डिफेंस एक कोर है वहां पे, आर्मी का एक हिस्सा होता है जो एयर डिफेंस देखती है, उनकी जो एडी गन्स हैं वो एंगेज करती हैं। तो ये जो 4 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज, ये एसेट्स अभी भी दिल्ली के लिए डिप्लॉयड हैं। इसलिए मैंने इतनी राम कहानी बताई, है ना। जैसे दिल्ली को आपको डिफेंड करना है तो आपको 2 डायरेक्शंस हैं, एक वेस्ट एक नॉर्थ, दो ही तरफ से आ सकता है, दो ही तरफ दुश्मन है कन्वेंशनली। और जो मिलिट्री प्लानर्स हैं, है ना, आर्मी के पास में जो आकाश तीर है, और एयरफोर्स के पास जो IACCS है, उन्होंने अपने जो एसेट्स हैं, जो रडार्स हैं, इस तरह से लगा के रखे हैं कि उनकी जो कैपिटल है वो उसके तरफ आने वाले थ्रेट्स को वो पूरे कंटिन्यूअसली वो स्कैन करते ही रहते हैं। और जब वो स्कैन करते हैं, जब उनको कोई थ्रेट मिलता है तो वो उसको एंगेज भी करते हैं। और अब जब हम बात कर रहे हैं अभी, है ना, 2025 खत्म होने जा रहा है, आपका आकाश तीर, IACCS और जो त्रिगुण, ये तीनों आपस में प्लग्ड इन है। तो ये चीज या तो हो चुकी है या फिर इन अ मैटर ऑफ मंथ्स हो जाएगी कि तीनों सर्विसेज के रडार्स, तीनों सर्विसेज के लॉन्चर्स एक बड़े एक मेटा सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, जिसमें हर कोई हर किसी से बात कर पाएगा, एक सोल्यूशन निकाला जा सकेगा कि ये थ्रेट वो पहचान रहे हैं, उसको ट्रैक कर रहे हैं और फिर एंगेज कर रहे हैं। अब ये इंडिजिनियस वाली जो बात चल रही है, यही डिफेंस सिस्टम, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये कितना स्ट्रॉन्गर और रिलायबल है डेविड स्लिंग या इजराइल के आयरन डोम से, क्योंकि उनकी भी कुछ है ड्रॉबैक्स। सैचुरेशन अटैक्स में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या हमारा इंडिजिनियस वाला सिस्टम उससे बेहतर परफॉर्म करेगा? देखिए, इंडिजिनियस सिस्टम पे एक तो जैसे मैंने बताया कि एक सिस्टम है जो तीनों सर्विसेज के सिस्टम्स तो काम कर रहे हैं, फिर एक जो IADWS जो आप बता रहे हो, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, जो सरकार बनाना चाहती है भारत डायनेमिक्स के साथ में शायद, और इजराइल से कोई पार्टनर लिया जाएगा, वो भी कुछ सॉफ्टवेयर कुछ हार्डवेयर वाली चीज़ें ही हैं, प्लग इन उसमें ही ये सभी होगा। S-400, है ना, स्पाइडर हो सकता है, और जो बाकी एसेट्स हमने कुछ AD गन्स, यही सब मिला करके वो सिस्टम बनेगा। रही बात की इफेक्टिव कितना होगा, तो ये तो जैसे अगर एक सिंदूर अगर उसका एग्जाम्पल है तो हम कहेंगे कि डिसेंट उसका परफॉर्मेंस ज़रूर रहेगा, है ना, क्योंकि सिंदूर में अगर आप जो हमारे फ्रंटलाइन शहर थे कुछ पंजाब
में एक जगह प्रोजेक्टाइल पाकिस्तान से गिरा। जम्मू मैंने आपको बता दिया कि जम्मू में भी पाकिस्तान कुड हिट, और जो बहुत अनफॉर्चुनेट था, पूरी आज़ादी के बाद से जम्मू शहर को पहली बार टारगेट किया था पाकिस्तान ने इस तरह से। तो इन दो चीज़ों को अगर आप छोड़ दो तो जो डेप्थ वाले एरियाज थे वो प्रोटेक्टेड रहे। आने वाले समय में ये चीज़ इंप्रूव ही होती जाएगी, तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो चीज़ें बेहतर होंगी और परफॉर्मेंस सही होगा। रही बात आयरन डोम से, डेविड सिंह स्लिंग से उसके कंपैरिजन की, आयरन डोम से उसका कंपैरिजन इसलिए फेयर नहीं होगा क्योंकि आयरन डोम इवन एयर डिफेंस की दुनिया में आयरन डोम इज़ वेरी यूनिक। वो तो है उसका, और वो यूनिक क्यों है, जैसे नेसैम भी है यूएस में, तो वॉशिंगटन ईस्ट कोस्ट पे है। आप मैप देखोगे अगर यूएस का, तो ईस्ट कोस्ट पे आपको यूरोप की तरफ है ना, अटलांटिक में वो है, वॉशिंगटन है, और एक तरफ बड़ा समंदर है और दूसरी तरफ उनकी बहुत सारी टेरिटरी है, तो उनको फिर तो क्या ही दिक्कत है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह की तैयारी रखी है कि वहाँ उनकी जो कैपिटल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल से जो उनका नॉर्मल सरफेस जो पेट्रियट सिस्टम है वो बैटरीज होती हैं, और शॉर्ट रेंज टारगेट्स के लिए है ना, जो इमीडिएट जो स्काईज हैं वॉशिंगटन के, उसके लिए उन्होंने नेसैम को डिप्लॉय किया हुआ है। इजराइल की प्रॉब्लम बिल्कुल ही यूनिक है। अब नेसैम भी कुछ किलोमीटर है ना, मतलब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर कम से कम उतना तो वो लोग ट्रैक करते ही होंगे। इजराइल के पास में 30 और 40 किलोमीटर वाला भी नहीं। इजराइल के लिए, इजराइल में लिटरली इस तरह की उनकी प्रॉब्लम है, जैसे हम, मैं और यहाँ रिया यहाँ बैठे हुए हैं, बगल की बिल्डिंग से आ रहा है ना, फ्यू मीटर्स, मतलब 200 मीटर 300 मीटर, क्योंकि उतने दूर, जैसे यहाँ पे इजरायली बसाहट है, फिर उसके बाद उनकी फेंस है, उसके बाद में फिर या तो गजा लगा हुआ है या तो फिर जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वहाँ के हैं। ज़्यादा उनको खतरा गजा स्ट्रिप से ही आता था। तो गजा स्ट्रिप से आने वाले जो बॉम्ब्स है वो बहुत ही क्लोज रेंज से, बॉम्ब्स कह रहा हूँ, रॉकेट्स, वो बहुत क्लोज रेंज से आते थे। तो इतनी क्लोज रेंज पे, इतने न, क्योंकि अब क्लोज रेंज से आ रहा है, इसका मतलब वो बहुत कम टाइम में पहुंच जाएगा। पास से लॉन्च किया तो पास में पहुंचेगा। अब इतने पास से जो निकला है, जिसको कुछ सेकंड्स में आपको फिगर आउट करना है कि क्या, पहली चीज क्या आपको देखनी है, हर रॉकेट को एंगेज नहीं करना, ऐसे तो फिर खत्म हो जाएगा। हाँ, बहुत महंगा है उनका सारा वो। अरे सस्ता है तभी भी आप जो गिरना ही मैदान में, उसको क्यों एंगेज करोगे? हाँ, वो भी है। कुछ नहीं तो आपका पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज है, यू हैव टू फिगर आउट कि क्या ये थ्रेट है। पहली चीज जो आपके सिस्टम को हिंदुस्तान जो बना IACCS भी यही करता है, वो देखते हैं कि थ्रेट क्रेडिबल है या नहीं। पहले आपने वो देखा, उसके बाद में फिर आपको ये देखना है कि अच्छा इसको एंगेज करने के लिए, और वो चलाते भी वो 2 या 3 प्रोजेक्टाइल हैं जो मिसाइल्स चलाते हैं, वो एक सिंगल नहीं चलाते कभी वो, क्योंकि मान के चलो वो नहीं जाके लगी तो क्या होगा। तो इस तरह से वो लोग करते हैं। तो ये किसी की कैपिटल पे या किसी के टेरिटरी पे रॉकेट अटैक्स हो इतने करीब से, दिस इज यूनिक टू इजराइल। तो इसीलिए आयरन डोम जैसा एक, मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी एक्सपेंसिव, तो वो उन्होंने बनाया। इंडिया को उस तरह के थ्रेट नहीं, हमारी कैपिटल को कोई नोएडा से दिल्ली पे थोड़ी रॉकेट चला देगा, या गाजियाबाद से, है ना, हमको वो थ्रेट नहीं है। और फॉर दैट मैटर हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में और LC के पास में भी जो हमारी बसाहट हैं, से पुंछ, उनको भी कन्वेंशनल आर्टिलरी, वो भी जब हमारा पाकिस्तान के साथ में जब मसला होता है तब आती हैं वो चीज़ें, है ना। वो डे इन डे आउट उनको रॉकेट्स को टारगेट करने के लिए बैठा नहीं हुआ है। तो इसलिए आयरन डोम जैसी कल्पना, और इजराइल के लिए एक एडवांटेज ये भी है कि उनकी कंट्री का साइज ही बहुत छोटा है। हाँ, वो तो है। उतनी छोटी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना उनके लिए है। हम उतना पैसा लगा के हम भी से पूंछ और राजौरी और 3-4 शहरों को हम भी कर देंगे, लेकिन हमारी जो पूरी वाइड टेरिटरी, हमारा सब कॉन्टिनेंटल साइज है, उसको आप आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी से नहीं कर सकते। हमको इंडियन प्रॉब्लम्स के लिए इंडियन सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी, और वही इंडियन सोल्यूशन है IACCS, आकाश तीर और त्रिगुण और IADWS, है ना। तो जिसमें कुछ इंपोर्टेड सिस्टम्स होंगे, उसमें कुछ इंपोर्टेड कोड होगा, कुछ कोड हम लिखेंगे। और आपने पूछा कि एयर की और AD एसेट्स की ज़रूरत है क्या। सिंदूर, यूक्रेन वॉर, है ना, नगोर्नो काराबाख, इन 3 लड़ाइयों ने हमको ये बताया है कि नए सिस्टम्स की ज़रूरत है ना। ड्रोन आ गया, सैचुरेशन अटैक्स आ गए, फिर आपकी लॉइटरिंग एम्यूनिशन आ गया, लेकिन जो पुराने थ्रेट हैं वो कहीं नहीं गए।
बल भर आर्टिलरी यूज़ होती है, बल भर कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं। तो जो पुरानी लड़ाई थी, वो पुरानी तरीके से लड़ाई टैंक्स यूज़ हो रहे हैं। पुरानी लड़ाई पुराने तरीके से लड़ी जा रही है। उसके अंदर नए डायमेंशंस ऐड हो गए। हाँ। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है जिस चीज़ का ध्यान आप पहले से रखते थे, और आपको फिर उसमें नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है। आप पूछ रहे थे सैचुरेशन अटैक। सैचुरेट करने की कोशिश पाकिस्तान ने इस बार भी की थी। हाँ। पाकिस्तान ने लकड़ी के ड्रोन्स चलाए, है ना? उसमें कुछ ही नहीं होता था, एक मोटर लगी होती थी और वो लकड़ी का मतलब जैसे खिलौना हवाई जहाज ही होता था। उन्होंने बहुत चलाए हम पे। कुछ में उन्होंने ऐसे छोटा-मोटा एक्सप्लोसिव बाँध करके दिया जिससे कोई डैमेज नहीं होना था। कुछ उन्होंने खाली बक्से जो बाहर से आपको दिख रहा बस है आते थे और गायब, वही वाला हिसाब। कुछ उन्होंने खाली, जिसको कहते हैं कि लॉइटरिंग म्यूनिशन टाइप का है, लेकिन उसमें कुछ नहीं, वो बस वो प्लास्टिक गिरेगा। अब जो इंडिया में जो ऑपरेटर देख रहे हैं, चाहे वो आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, है ना? उनके लिए एवरीथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्काई इज अ थ्रेट। भाई पाकिस्तान ने चलाया, भाई उसमें तो गड़बड़ी होगी। और उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता था टू डिसाइड कि क्या इसको एंगेज करना है या ये अपने आप गिर जाएगा। तो इंडिया ने क्या किया, स्पेशली एडी गन्स तो हमने खूब यूज की J&K में, कि दिख रहा है तो मारो उसको, है ना? वो चाहे लकड़ी क्यों नहीं होती और प्लास्टिक क्यों नहीं होता या वो असली क्यों नहीं होता, उसको हिट करो। हमने शॉर्ट रेंज सैम्स भी वहाँ पे चलाई, और जब फिर हमारी प्रॉपर मतलब उनकी एयरफोर्स को हमको एंगेज करना था, तो हमने फिर जो एयरफोर्स अभी पुतिन आए थे, तो एयरफोर्स के दिमाग में एक बात ये थी कि हमको नई रेजिमेंट्स हम लेंगे नहीं लेंगे वो बात की बात है, अभी आप 2 रेजिमेंट्स और दोगे और हमको कुछ मिसाइल्स भी दो लॉन्ग रेंज, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने खूब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज़ किए हैं, है ना? तो इफ़ पुश कम्स टू शव, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये चलाने को तैयार, जितने एसेट्स हैं वो चलाने को तैयार हैं। उसके बावजूद, क्योंकि हमने पहले भी कहा, इंडिया का साइज़ बहुत है, तो और इंपोर्ट आप करते रहोगे तो कितना इंपोर्ट करोगे? तो इंडियन एयरफोर्स के जो प्लानर्स हैं और वेलविशर्स हैं, वो ये कहते हैं कि 5 S-400 के रेजिमेंट्स, 5 और फॉलो ऑन रेजिमेंट्स, उसके बाद भी जो प्रोजेक्ट कुश होगा, उसकी ज़रूरत है। प्रोजेक्ट कुश को आप एक इंडियन S-400 समझ सकते हो। उसके लिए इसी साल मई 2025 में ही उसके कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल आया था। 21,700 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं, और 10 स्क्वाड्रंस, है ना, ये 10 बैटरीज आप बोल लीजिए S-400 के पैरेलल्स में, उसको हम इंडक्ट करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि 10 S-400 रेजिमेंट्स और 10 स्क्वाड्रंस कुछ उसके बाद भी हो सकता है सरकार इस नंबर को ऊपर ही लेके जाए, क्योंकि आप गैप रह जाएगा, गैप्स रहते हैं और रिडंडेंसी चाहती है सरकार। भाई 5 रेजिमेंट्स आप लेके जाओगे, उसके सारी बैटरीज और सारे लॉन्चर्स हमेशा अवेलेबल नहीं होंगे, कोई मेंटेनेंस में हो सकता है। तो मतलब दिल्ली में अब एयर डिफेंस सिस्टम वो था, बट अभी उसे कह सकते हैं उससे ज़्यादा इफेक्टिव और एक डेडिकेटेड, है ना, जैसे अभी ही क्यों एक्टिव ऑपरेशन सिंदूर और जो अटैक्स हो रहे वो कारण है, कह सकते हैं। मतलब उसमें ये तो, मतलब मैं इस चीज़ में नहीं एग्री करता कि सिंदूर से। पॉइंट ये है कि अगर आपकी एक नेशनल कैपिटल है और आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं चाइना और पाकिस्तान की तरह, तो ये तो ऑब्वियस चीज़ है कि वो कभी ना कभी यहाँ आना ही चाहेंगे, हाँ। नाश्ते पानी के लिए। तो फिर उनके लिए आपको हमेशा से उस तरह से तैयार रहना पड़ेगा। बहुत पहले की बात नहीं है जब ये इतने सोफिस्टिकेटेड रडार्स नहीं होते थे जिनकी एक एरे बन सके, और उतनी सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स इंडिया के पास नहीं होती थी। 60-70s जब ये टेक्नोलॉजी आ रही थी इंडिया में, तब सैम साइट्स हमने बनाई बहुत सारी, और एयरफोर्स का ही काम होता था वो। कुछ केसेस में ये भी हुआ है कि मतलब फाइटर स्क्वाड्रंस को भी कन्वर्ट करके रडार स्क्वाड्रंस में या मिसाइल स्क्वाड्रंस में कन्वर्ट किया गया है एयरफोर्स के ही मामले में। तो सैम साइट्स का होता क्या था कि जो भी हाई वैल्यू एसेट्स हैं, से नेशनल कैपिटल है ना, या कोई बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसके बारे में आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजिक एसेट है, जैसे मुंबई के पोर्ट्स एक ज़माने में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब तो इंडिया ने और पोर्ट्स बनाए, लेकिन फिर भी मुंबई आज भी हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है। तो ऐसे भाई कल को हम, इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने 71 वॉर में इस्लामाबाद को थोड़ी अटैक किया था, कराची को अटैक किया था। तो इस तरह के जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा से हमने तैयारी रखी। तो पहले ये काम सैम साइट से होता था। सैम साइट क्या होता था, बेसिकली एक वो मिसाइल साइलो होता था, है ना, यानी एक जगह है जहाँ पे मिसाइल बैटरीज रखी जाती थी, एक बहुत बड़ा इलाका जिसको फेंस ऑफ कर दिया जाता था। वहाँ बाहर वालों के लिए वो कुछ आर्मी का कुछ है, हाँ। इतना उनको पता होता था यहाँ पे।
और कोई नहीं जाता ना अंदर, कोई बाहर आता वहां से, और उस साइलो में कुछ मिसाइल्स रखी जाती थी और वहां पे एक रडार स्टेशन होता था विच यूज टू स्कैन। तो उसका काम यही है, कुछ आया तो चला दो। तो लेकिन पहले क्या था कि अलग अलग सैम साइट्स अलग अलग काम करती थी। जैसे इंडिया की कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ये रही है कि हम पहले ऊपर के 3 मेट्रोज जो हमारी हैं, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, ऐसे सोचते थे। फिर जब हमारे पास में एसेट्स आए, पैसे आए, डॉलर्स आए, तो फिर हमने बाकी जगहों के बारे में सोचना। पहले तो सबसे बेसिक तो बेस डिफेंस। बेस डिफेंस मतलब अपने एयरबेस को सुरक्षित रखो। फिर टेरिटोरियल डिफेंस में फिर आपके कैपिटल और 2 बड़ी मेट्रोज आई। चेन्नई मैंने पहले भी बताया, इट्स वेरी फार फ्रॉम पाकिस्तान और चाइना, तो उसके लिए बाद में फिर और पैसे आए आपके पास में, तो फिर आपने एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में सोचा। और आप S-400 को अगर आप पुराने आर्टिकल्स निकालोगे अभी, तो S-400 के बारे में शुरुआत में यही कल्पना थी कि हमारे पास में बाकी एसेट्स हैं, तो S-400 को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है DMIC, दिल्ली से लेके मुंबई के बीच में जो वेस्टर्न ऐसा एक स्ट्रिप है जिसमें खूब इंडस्ट्री है हिंदुस्तान की, मेजर आर्टरल हाईवेज आपके जाते हैं, हमारा मेजर ट्रेड रूट्स वहाँ से निकलते हैं, खूब इंडस्ट्री वहाँ बसी हुई है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये 5 रेजिमेंट्स लगाना चाहते थे। जो फिर उसका फिर अब जैसे क्योंकि सरकार एक फॉलो ऑन ऑर्डर में इंटरेस्टेड बताई जा रही है, तो इसका मतलब वो बाकी जगह भी यूज करना चाहते हैं। तो आयरन डोम या उस तरह की टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हमेशा से रहा है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मनी, है ना, टाइम, रिसोर्सेस, कि जैसे जैसे आता जाता है वैसे वैसे आप अपनी ज़रूरत को भी रिकॉग्नाइज करते हो और फिर उन चीज़ों को लेते हो या बनाते हो। और हम खुद बनाएंगे वो वाला जो प्रोजेक्ट कुछ सरकार हाँ। ने पॉलिटिकल विल वो दिखा रहे हैं, मतलब उनका ये कहना है कि टियर 1 और टियर 2 जो मिसाइल्स होंगी उनकी, है ना, जैसे S-400 में भी ये है। S-400 में कुछ मिसाइल्स 400 किलोमीटर जाती है, एक 200-250 वाली है, फिर एक 100 वाली है। 4 मिसाइल्स हैं उनके पास भी। तो इसकी भी कुछ S-400 से बहुत सिमिलर होने की संभावना है। हाँ। या वो एक मॉडल वो फॉलो करेंगे जब कुछ को वो बनाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि टियर 1 और टियर 2 के टेस्ट 2027 से चालू कर देंगे, और 2029 से 30 में वो कह रहे हैं कि यूजर ट्रायल्स, और कुछ मोस्ट प्रोबेबली IAS को इंडियन एयरफोर्स को ही जाएगा। तो 29 और 30 वो कह रहे हैं यूजर ट्रायल्स, तो आप लगाइए 2032-33 के आसपास हो सकता है कि डिलीवर भी हो। लेकिन ये कब एक उन्होंने टाइमलाइन दी है, लेट अस सी कब होता है। तो एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर मुझे लगता है जितनी भी क्वेरीज थी, जितनी भी शंकाएं थी, वो सारी दूर हो चुकी हैं। आपका इस एपिसोड के बारे में क्या कुछ कहना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसे देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर आपके सामने लेकर भी आएंगे एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम रिया एंड फ्रॉम निखिल।